हेलो मेरे क्लास 12th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बायोलॉजी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना क्लास 12 बायोलॉजी का एक मैराथन क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी के पूरे बुक के, यानी कि पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के जो टॉप 50 यानी कि 50 जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, उसको आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। अगर आपने 12th बायोलॉजी के ये 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना ना, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी 2026 पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर से टॉप 50 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। 2026 बोर्ड एग्जाम में गारंटी है कि 100% यही आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये स्पेशल क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए स्पेशल 2 लाइनें। देखो, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है ना, कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं यार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अरे पढ़ने से क्या होता है? तो जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इसी दर्द को झेलते रहे तो एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि तुम पढ़े रहोगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है भैया। ठीक है, तो ये 2 लाइनें थी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। हमारी इस मेहनत के लिए बस आप इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम 50 क्वेश्चन टोटल पढ़ेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 1 से 13 तक, पूरे चैप्टर के। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पहला क्वेश्चन इसी का है, देखो ध्यान से समझो। द्विनिषेचन क्रिया होती है, जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ये किसमें होती है? शैवालों में, खा है ब्रायोफाइट्स में, गा है अनावृत बीजी पौधों में और घा है आवृत बीजी पौधों में। तो बच्चों, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं ना, इसी में द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो आपका घा वाला ऑप्शन ना बिल्कुल 100% सही है, आंख मूंद कर टिक कर दो। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमें टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, तो 50 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको आता होगा ना, उसका आंसर पहले ही कमेंट करके बता देना। क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप लोग स्मार्ट तरीके से स्टडी कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, जिसका क्वेश्चन आपको आ रहा है, मैं जैसे जैसे ऑप्शन पढ़ूंगा आप पहले ही आंसर दे दो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? अभी देखिए, हम फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं, जब हम चैप्टर को चेंज करेंगे आपको बता देंगे। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? राम उदार, बीएन प्रसाद, पीएन मेहरा या प्रो माहेश्वरी? अरे प्रो माहेश्वरी जी हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। पी माहेश्वरी जी को ही, प्रो माहेश्वरी जी को ही भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक माना जाता है अपने इंडिया का। ठीक है, चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। तीसरा क्वेश्चन देखो, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? का है निभाग, चलाजा, खा है नाभिका हाइलम। देखो ये इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, निभाग को इंग्लिश में चलाजा बोलते हैं, नाभिका को हाइलम बोलते हैं, गा है केंद्रक और घा है माइक्रोपाइल। अरे भैया, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है ना, वो नाभिका या हाइलम उसको बोलते हैं। यानी कि आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर होता है। एक प्रारूपी जो आवृत बीजी भ्रूण कोश होता है ना, वो परिपक्व होने पर कैसा होता है? ये क्वेश्चन नीट के पेपर में भी आ चुका है, मैंने खुद एग्जाम दिया था। अब आप लोग कहेंगे सर जी कितना नंबर आया था, ठीक है, तो आप लोग सभी लोग कमेंट करना कि सर आपका नीट में कितना नंबर था। जितने बच्चे देख रहे हैं अगर सभी का कमेंट आएगा ना तो मैं रिप्लाई दे दूंगा कि कितना नंबर था, उसी कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूंगा कि मेरा नीट में इतना नंबर था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, पहले ही अटेम्प्ट में मुझे इतना नंबर मिला था। तो का देखो 7 केंद्र किए 8 कोश किए, खा है 7 केंद्र किए 7 कोश किए, गा है 8 केंद्र किए 7 कोश किए और घा है 8 केंद्र किए 8 कोश किए। तो इसका राइट आंसर होगा गा वाला। 8 केंद्र किए 7 कोश किए होता है एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर ना 8 केंद्र किए 7 कोश किए होता है। बस हो गया, ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, नीट के पेपर में भी आ चुका है, तो आप खुद ही समझ लो। चलो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम लोग चलेंगे। ये देखो सैल्विया में परागण होता है, सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? का है जल द्वारा, खा है वायु द्वारा, गा है कीटों द्वारा, घा है इनमें से कोई नहीं। अरे सैल्विया में परागण जो है ना वो कीट के द्वारा होता है। कीट जो है ना इसमें परागण में ये भूमिका निभाते हैं। कौन? कीट, ठीक है। कीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे में बोलता जा रहा हूं। देखो अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे से पढ़ना है ना, एक आप लोग अच्छे जो भी पढ़ो ना उसको फुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं आप वीडियो भी देख रहे हो कहीं अलग भी बिजी हो। एक चीज पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उसको पहले कर लो तब पढ़ाई करो। पढ़ाई को सीरियस लेकर चलो। अब वो दिन नहीं है भैया 12th है आपका, कुछ करके दिखाना, अच्छा नंबर लेकर आना है तो मेहनत करो, नहीं तो ऐसे बोले जाओगे कि वो देखो जा रहा है फेल हो गया 12th में। क्या आप ऐसा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके पिता का जो सर है वो झुक जाए? अरे पढ़ो, मेहनत करो यार, एक ही लाइफ मिली है। ये 12th जो है ना आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम होता है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम आपको नहीं देना, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा अगर करोगे तैयारी। गा निभाग पाया जाता है। निभाग कहां पाया जाता है? का है परागकण में, खा है बीजांड में, गा है भ्रूणपोष में और घा है ये सभी। अरे भैया ये जो हमारा निभाग होता है ना ये बीजांड में पाया जाता है, ओव्यूल में। तो निभाग जो है वो बीजांड में पाया जाता है। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंख मूंद कर टिक कर दो बच्चों। चलो 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों। स्त्री में अब आ चुके हैं अपने दूसरे चैप्टर मानव जनन पे। अब दूसरा चैप्टर शुरू हो गया क्योंकि यहां पे मनुष्य की बात की गई है, तो ये दूसरा चैप्टर है बच्चों, मानव जनन। देखो स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मतलब स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? जब भ्रूण का अंतररोपण होता है ना तो किस अवस्था में होता है? मॉरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला या न्यूरुला? अरे भैया ब्लास्टुला अवस्था में होता है। स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण जो है ना वो ब्लास्टुला अवस्था में होता है। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही होगा बच्चे पार्टी। चलो 8वां क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 8। एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस किसके द्वारा स्रावित होते हैं? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन ये लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। हमारे वृषण में जो पुरुष होते हैं ना उनके वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है, तभी लड़कों में चुल्ल बढ़ता है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9। स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता होता है कितने दिन पर होता है? स्त्रियों में जो आवर्त चक्र की प्रक्रिया पाई जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है, वो कितने दिन के चक्र में होता है? का है 10 से 11 दिन, खा है 28 से 29 दिन, गा है 25 से 26 दिन और घा है 17 दिन। अरे भैया स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता 28 से 29 दिन के आवर्त चक्र में होता है। मतलब हर 28 से 29 दिन के चक्र में ना स्त्रियों में आवर्त चक्र की प्रक्रिया होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। चलो 10 नंबर पे आ जाओ बच्चा वाड़ी। 10
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, अभी तो मैंने बताया, सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिविस्तरण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा या लीडिंग कोशिका द्वारा। अरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, अभी तो मैंने बताया भाई। क्वेश्चन का आंसर बताया था कि नहीं जब मैं आपको एंड्रोजेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन आंख मूंद के टिक कर देना, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर जी इसका पीडीएफ भी दे, हमें पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूं ना सबका पीडीएफ अगर चाहते हो तो एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर दो, शुभम लेक्चरर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना। वहां पे मैं आपको सारे पीडीएफ्स देता हूं, वहां पे हमारा क्रैश कोर्स भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे से उसमें तैयारी कराई जाती है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको उसमें दिए जाते हैं एक सीरियल से। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये मेरा नंबर है 9918332305, ये मेरा नंबर है, इसी पर आप कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। टेंशन मत लेना, 2026 में अगला टॉपर आप ही बनोगे। नंबर नोट कर लो फटाफट, कोई भी प्रॉब्लम है सर जी को याद करो, सर जी है आपके साथ। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे थर्ड चैप्टर जनन स्वास्थ्य से है। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। मतलब एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, काइएजमेटा या प्रतिजन्म। अरे भैया जो का वाला ऑप्शन है ना, बारपिंड, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में बारपिंड से किस उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है, बारपिंड उसमें पाया जाता है। तो 11 का वाला ऑप्शन सही होगा। चलो बच्चा 12 नंबर देख लो, सारा पीडीएफ में देता हूं, टेंशन मत लेना, जब तक आपको नहीं बना देंगे टॉपर कहीं नहीं जाने वाले। 12 नंबर निम्नलिखित में पुरुषों से संबंधित है, इसमें से कौन सी प्रक्रिया पुरुषों से संबंधित है। वैसेक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी या इनमें से कोई नहीं। अरे बेटा वैसेक्टॉमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है, गोलियां नहीं, गोलियां तो सब खाते हैं भाई। ट्यूबेक्टॉमी जो है, देखो स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है तो ये स्त्रियों से रिलेटेड है, लेकिन वैसेक्टॉमी हम सबसे, वास्ट डिफरेंस हमारे अंदर होता है, तो वैसेक्टॉमी हमसे रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, मतलब मुझसे नहीं, पुरुषों से, हम पुरुषों से। अरे हम भी पुरुष हैं भैया, कुछ दूसरा मत समझना। चलो 13 नंबर क्वेश्चन अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर पर। चलो बच्चों, अब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आनुवंशिकता वाला चैप्टर ना है ऐसा नहीं हो सकता, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। चलो वंशागति की आनुवंशिक इकाई क्या है, जल्दी बताओ। वंशागति की आनुवंशिक इकाई गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गाल्जी काय या जीन। अरे वंशागति की आनुवंशिक इकाई जीन ही तो है भैया, एक जीन ही होता है जो किसी भी लक्षण को निर्धारित करने का काम करता है, तो जीन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जैसे हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, उनके पापा भी पतले हैं, तो कुछ लोग कहेंगे यार इनका जीन ही ऐसा है, जीन्स कहेंगे वो लोग। अरे जीन्स नहीं, जीन। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 14 नंबर, मंगोली जड़ता किसके कारण होता है। मंगोली जड़ता, जिसको हम मंगोलिक बेवकूफी भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये किसके कारण होता है। लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलग अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता से, या 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता से। अरे ये घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो हमारे अंदर टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब होता क्या है, अगर 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो 2 गुणसूत्र होते हैं उसकी जगह पर अगर 3 हो जाते हैं ना, तो वहां पे ये उत्पन्न हो जाता है मंगोली जड़ता, उसको हो जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। तो 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण ही मंगोली जड़ता रोग होता है, आनुवंशिक रोग है। ठीक है, पढ़ाया है मैंने डाउन सिंड्रोम, आपको टेंशन मत लेना। चलो भैया 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दी संकर टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस टेस्ट क्रॉस।
का है 3:1, खा है 1:1, गा है 9:3:3:1 एंड घा है 1:1:1:1। तो दिशंकर टेस्ट क्रॉस का जो अनुपात है वो 9:3:3:1 होता है, यानी कि 9:3:3:1 होता है दिशंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात। तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। चलो बच्चों 16 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? अरे वही तो डाउन सिंड्रोम भैया, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण, मतलब 21वें गुणसूत्र में जो 2 गुणसूत्र होते हैं ना वो 3 हो जाते हैं। तो कौन सा रोग होता है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया? अरे डाउन सिंड्रोम बच्चों, ये ऐसे टिक कर दो। 16 का कौन सा सही ऑप्शन होगा? गा वाला। डाउन सिंड्रोम जो है ये आनुवंशिक विकार है जो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। हो भैया थका, चलो आगे बढ़ते हैं। थके नहीं है पैर, अभी तो जंग जारी है। और याद रखो बच्चों, अब की बार 95% की तैयारी है, मेहनत करते रहो। 17 नंबर, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, इसमें से कौन सा रोग जन्मजात उपापचयी है? का है फिनाइल कीटोन्यूरिया, खा है वर्णांधता, गा है हीमोफीलिया, घा है अरक्तता। तो बच्चों फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ना ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। चलो 18 नंबर पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, हरगोविंद खुराना। अब हम 5वें चैप्टर पर आ चुके हैं, वंशागति का आणविक आधार इस चैप्टर का नाम है। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं किसके लिए? हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचना की खोज के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए या डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। अरे हरगोविंद खुराना जी जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमारे हरगोविंद खुराना जी को जाना जाता है। बस हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ो। 50 क्वेश्चन देखने हैं और हम 2026 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो 5G के स्पीड से चलेंगे, ठीक। चलो 19, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। संदेशवाहक आरएनए का यानी कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहां होता है? का है केंद्रक में, खा है राइबोसोम में, गा है गाल्जी काय में, घा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा का वाला, केंद्रक में। संदेशवाहक आरएनए का जो निर्माण होता है ना वो न्यूक्लियस में होता है, यानी कि केंद्रक में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, नो बकवास। चलो समझ में आ गया। 20 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, आरएनए अणु में थाइमिन का विस्थापन होता है। देखो डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, लेकिन आरएनए अणु में थाइमिन का विस्थापन किससे होता है? मतलब थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन या एडेनिन? अरे यूरेसिल पाया जाता है भैया। आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। चलो बच्चों 21 पे आ जाते हैं। 21 शुभ शुभ डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। डीएनए के रासायनिक चाकू कौन है? किसको डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाता है? डीएनए को खंडों में कौन काटता है? एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइगेज या ट्रांसक्रिप्टेज? अरे भैया एंडोन्यूक्लियस ही तो है जो डीएनए के रासायनिक चाकू कहलाते हैं, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। लाइगेज जो होता है ना ये डीएनए के खंडों को जोड़ता है, कोई काटेगा तो कोई जोड़ेगा। तो 21 का सही है। 22 पे आ जाओ बच्चों बाड़ी। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन है तो प्रारंभक प्रकूट है। कौन सा जेनेटिक कोड जो है वो प्रारंभन प्रकूट है प्रोटीन संश्लेषण के लिए? AUG, UAG, UGA, UAA, ये भैया जेनेटिक कोड्स होते हैं ना। जैसे प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन है तो जो प्रारंभक प्रकूट है वो AUG होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्टिंग कोडान होते हैं। तो आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चा पार्टी 23 पे आ जाओ। 23 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, ध्यान से समझो। मिलर के प्रयोग में अब आ चुके हैं जैव विकास चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 6 जैव विकास पे हम आ चुके हैं बच्चों। चलो इवोल्यूशन इंग्लिश में। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात क्या था? देखो मिलर जी ने एक प्रयोग किया था
जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, तो उनके प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन का रेशियो क्या था? 2:1:2, 1:2, 2:2, या इनमें से कोई नहीं? अरे मिलर जी के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में जो अनुपात था ना वो 2:1:2 था। मतलब हाइड्रोजन का 2, अमोनिया का 1 और मेथेन का 2, तो 2:1:2। बस हो गया बच्चा बाड़ी। 24 पे आ जाओ। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्यार से चलो, बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, टेंशन मत लेना। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में काम मत करना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। देखो अभी इस वीडियो को देख लोगे 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी में। 6 कहां, कितने नंबर का आता है? जो भी आता है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो 24, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? किस वैज्ञानिक ने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया? कहा है डार्विन, खा है माल्थस, गा है बेजमान, घा है हेकल। अरे हेकल जी ही हैं जिन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो हेकल, घा वाला ऑप्शन सही है बच्चों। चलो 25 पे आ जाओ। 25 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? का है लैमार्क, खा है डार्विन, गा है वैलेस, घा है ह्यूगो, डी ब्रीज। तो भैया डार्विन जी ने दिया प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद जो है ना, ये डार्विन जी ने इस सिद्धांत को दिया था। हाँ भैया, खा वाला ऑप्शन आपका सही है, टेंशन फ्री रहो। चलो अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। डार्विन फिंचेज उदाहरण है। डार्विन फिंचेज किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, जेनेटिक ड्रिफ्ट का, अनुकूली अभिसरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो डार्विन फिंचेज जो है ना वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है बच्चों। आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डार्विन फिंचेज जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण होता है। चलो 27 पे आ जाओ। अभी हम जैव विकास पे ही हैं, चैप्टर 6 से 7 पे आ चुके हैं। चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर। जैसे हम मनुष्य हैं तो बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं, एकदम फिटनेस उटनेस बनाए हैं हमारी तरह। कुछ लोग भैया रोग उनको हो जाता है, किसी को टाइफाइड, किसी को न्यूमोनिया, किसी को अमोनिया नहीं, अमोनिया तो, और किसी को हो गया मलेरिया, डेंगू, ये सब हो जाता है ना। चलो 27 नंबर क्वेश्चन। निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? बताओ निंद्रा रोग किसके कारण होता है? निंद्रा रोग का मतलब ना उसमें आदमी ज्यादातर सोएगा। ये किस जंतु के कारण होता है? का है यूग्लिना, खा है प्लाज्मोडियम, गा है ट्रिपैनोसोमा, घा है अमीबा। अरे ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है निंद्रा रोग। आदमी खूब सोएगा एंजॉय करके, ठीक है? तो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, सोते सोते गुजर जाएंगे, क्या होगा? चलो 28 पे आ जाओ बच्चों बड़ी। 28, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? चिकनगुनिया जो विषाणु वायरस है ना उसका वाहक कौन है? कौन इस विषाणु को ले जाता है? वाहक का मतलब होता है ना, देखो कोई भी रोग होता है ना, जैसे मलेरिया है तो कुछ लोग कहेंगे यार मच्छर के कारण हो गया। अरे मच्छर उसको लेकर जाता है। जो रोगजनक होता है ना, दो चीजें होती हैं, एक रोगजनक, एक वाहक। रोगजनक जो होता है वही आपके अंदर रोग उत्पन्न करता है, मच्छर तो उसका वाहक है, वो उसको लेकर जाता है, आपके अंदर ट्रांसफर करता है। जिम्मेदार दोनों है। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक क्या है? का है क्यूलेक्स मच्छर, खा है एडीज मच्छर, गा है एनोफिलीज मच्छर, घा है इनमें से कोई नहीं। तो भैया खा वाला ऑप्शन सही होगा, एडीज मच्छर। चिकनगुनिया विषाणु का जो वाहक है ना वो एडीज मच्छर होता है। एडीज मच्छरों के कारण ही चिकनगुनिया होता है। 29 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। 29, पीत ज्वर का वाहक कौन है? टाइफाइड का वाहक कौन है? पीत ज्वर। का है एनोफिलीज, खा है क्यूलेक्स, गा है एडीज, खा है मस्का। अरे एडीज है भैया। पीत ज्वर का भी वाहक जो है ना वो एडीज ही होता है। आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पानी लाओ भाई, कोई पानी, प्यास लगी है। भूख प्यास सब छोड़ देंगे लेकिन पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते भैया। चलो 30 नंबर, टीबी के टीके का नाम क्या? अगर किसी को टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उसको कौन सा टीका लगवाना चाहिए? का है पीएएस, खा है ओपीबी, गा है डीपीटी, घा है बीसीजी। अरे बीसीजी भैया, टीबी के टीके का नाम है बीसीजी। किसी को अगर टीबी हो गया ना, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो उसको बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। चलो बच्चा 31, फटाफट चलते रहो, कुछ स्पेशल करेंगे। निम्नलिखित में किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा की जाती है? बताओ इसमें से कौन सा रोग हो जाता है जिसको पता करने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड,
मलेरिया, अतिसार, पेचिस या फाइलेरिया। अरे भैया जिसको टाइफाइड हो गया ना, पीत ज्वर, तो ये रोग जब होता है ना, तो डॉक्टर जब इसका पता लगाने के लिए प्रयास करते हैं तो विडाल टेस्ट करते हैं, ताकि विडाल टेस्ट के द्वारा ही टाइफाइड का पता लगाया जाता है। विडाल टेस्ट कराना पड़ता है, जैसे हमारी पत्नी जी को हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पत्नी को सुनकर यार चेहरे पे मुस्कुराहट ही आ जाती है ना। अब आप कहेंगे सर जी आपकी शादी हो गई, तो आप लोग कमेंट कर देना, सारे बच्चे पूछ लेना क्वेश्चन, सर जी आपकी शादी हो गई है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे मैं इसका आंसर दे दूंगा कि मेरी शादी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस कमेंट सारे बच्चे करेंगे अगर जानना है तो। चलो 32, डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? डेंगू का वाहक कौन है? क्यूलेक्स, एडीज, एनोफ्लीज या इनमें से कोई नहीं? अरे भैया इसका भी वाहक एडीज ही होता है। ये एडीज जो मच्छर है बहुत खतरनाक होता है। बताओ, डेंगू, पीत ज्वर सबका वाहक यही भैया बैठे हैं। ठीक है, यही ले लेके जाके सुई लगाते हैं हम सबके अंदर, तब जाकर मलेरिया सॉरी डेंगू वंगू होता है। हड्डी तोड़ डेंगू जिसको हो जाता है ना, उसकी हड्डियां ऐसा लगती है टूट रही हैं हड्डी, ये। ठीक है, चलो 33 पे आ जाओ। 33 नंबर, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? देखो अभी वाहक मैंने बताया एडीज मच्छर, लेकिन इसका रोगजनक कौन है जिसके कारण रोग उत्पन्न हुआ है? एस्कैरिश, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम या अमीबा? अरे साल्मोनेला जो है ना, साल्मोनेला टाइफी आपने सुना होगा, इसके कारण ही टाइफाइड होता है। ये रोगजनक है जिसके कारण होता है। जो मच्छर होता है वो तो इस साल्मोनेला टाइफी को लेकर आता है हमारे अंदर, सुई लगाता है। अरे सुई नहीं, जो उसका जो भी होता है। 34 पे आ जाओ बच्चे पार्टी। 34, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की, पेंसिल की नहीं तो आप लोग पेंसिल समझे, पेन है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? कहा है बीजमान, कहा है स्मिथ ने, कहा है फ्लेमिंग ने, कहा है आर्बर ने। अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे। 8 ही तो होगा शायद, हाँ 8 ही है। चैप्टर का नाम क्या है भैया? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है शायद। चलो देखते हैं। तो फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलिन की खोज की थी। फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 35 पे चलते हैं। 35 नंबर, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। कौन सा पौधा आनुवांशिकता रूपांतरित है? अब ये हमारे चैप्टर नंबर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का क्वेश्चन है। तो का है बीटी कपास, खा है बीटी मक्का, गा है गोल्डन राइस, घा है इनमें से सभी। अरे भैया इसका जो सही आंसर होगा ना वो देखना पड़ेगा भाई, का वाला सही होगा। बीटी कपास जो है ना, ये आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, बीटी कपास। 36 पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 36, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा? डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। अब ये शायद चैप्टर नंबर 10 का है कि 9 का है, या आप देख लेना, चलिए बता देते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सदर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, या इन सभी से? तो डीएनए खंडों की पहचान हम सदर्न ब्लॉटिंग से करते हैं। आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है, बिना सोचे समझे टिक कर दो। चलो बच्चों 37 पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, चैप्टर 10 का क्वेश्चन। एसबी 40, पीबीआर 327, पीयूजी पीबीआर 322। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे पार्टी पीबीआर 322। ये जो होता है ना, ये जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है। 38 पे आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अब जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी? बताओ, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी थी? का है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, खा है डीएनए लाइगेज, गा है डीएनए गायरेज, घा है डीएनए पॉलीमरेज। अरे प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, मतलब जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो है वो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम की खोज में पड़ी। तो का वाला ऑप्शन सही है। 39 पे आ जाओ बेटा। 39, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, किसमें होता है? कृषि में,
कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, परजीवी जीव में या उपरोक्त सभी में? भैया इन सभी में होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, उपरोक्त सभी में। ये क्वेश्चन जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। देखो जैव प्रौद्योगिकी के 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 9 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, चैप्टर 10 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। चलो 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? बताओ किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? तो मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन या इन सभी का? इन सभी का भैया, मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, इन सभी का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। बस हो गया बच्चों। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है कौन? पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन कौन होता है? सीटी, एमटी, बीटी, जीएसटी? अरे भैया जीएसटी जो है ना, ये पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। अब आप वो वाला जीएसटी मत समझ लेना जो हमारी सरकार जो है सामानों पर लगाती है, वो जीएसटी नहीं है, दूसरा है बच्चों, ठीक है। 42 पे आ जाओ। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होता है? अब ये हमारे जीव और समष्टियां चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 का, ठीक है। बताओ निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं? का है राइजोबियम, खा है एजेटोबैक्टर, गा है स्यूडोमोनास, घा है ये सभी। तो ये सभी है भैया, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, इन सभी लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होता है। तो घा वाला ऑप्शन सही है। 43 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगा, ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं? का है अंतरजातीय परजीविता, खा है सहभोजिता, गा है सहोपकारिता, घा है स्पर्धा। तो उसको सहभोजिता बोलते हैं। मतलब सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि। जैसे आम के पेड़ पर जो आर्किड पौधा उगता है ना, इसमें आर्किड पौधे को लाभ होता है लेकिन आम को ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो आम का पौधा और आर्किड पौधा ये दोनों सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, ये सहभोजिता दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलो 44 पे आ जाओ। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? भारतीय वैज्ञानिक, अब हमारे पारितंत्र चैप्टर का ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 का। बताओ पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? का है बीरबल साहनी, खा है आर मिश्रा, गा है राम उदार, घा है केसी मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा आर मिश्रा। आर मिश्रा जी जो है ना, ये पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो आपका खा वाला ऑप्शन 100% गाइस सही होगा, नो टेंशन जब तक है हम। 45 पे आ जाओ। 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो कैसा होता है? का है एक दिशीय, खा है द्विदिशीय, गा है बहुदिशीय, घा है ये सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह इसमें होता है। रुक जा भाई। चलो 46 पे आ जाओ। 46 पे आ जाओ बच्चों। अब हम अपने लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर पे। 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर का देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? हमारे यूपी की बात की जा रही है, आप किस राज्य से हैं कमेंट कर देना। बाय द वे आप भी शायद यूपी से ही हो। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? जैसे भैया राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो राज्य पक्षी कौन है? मोर, सारस, कबूतर, गौरैया। अरे सारस है हमारे उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है बच्चों ना, वो सारस है। तो आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा। चलो 47 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तनिक, शायद यहां पे अस्तनिन संकटग्रस्त नहीं है, इसमें से कौन सा अस्तनिन है जो संकटग्रस्त नहीं है? बताओ।
का है लाल पांडा, खा है कस्तूरी मृग, गा है नील गाय और घा है भारतीय बब्बर से। नील गाय जो है बच्चों ना ये संकटग्रस्त नहीं है। देखो लाल पांडा पे भी काफी ज्यादा संकट है, ये संकटग्रस्त है और ये धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कस्तूरी मृग भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, ये भी संकटग्रस्त है। भारतीय बब्बर शेर भी धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आ रही है। लेकिन जो नील गाय है ना वो भी अभी हमें गांव में देखने को मिल जाएंगे, इधर उधर घूमते हुए नील गाय अभी भी उपलब्ध है, इनमें संकट नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन, चलो बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? का है असम, खा है गुजरात, गा है महाराष्ट्र, घा है पंजाब। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भैया असम में है। का वाला ऑप्शन ऐसे आंख मूंद के ना ऐसे टिक कर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भैया 49 पे आ जाओ। 49 नंबर क्वेश्चन, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मतलब एशियाई शेरों के लिए जो एकमात्र प्राकृतिक वास है गिर राष्ट्रीय उद्यान वो कहां है? यहां पे एशियाई शेर रहते हैं। का है उत्तराखंड, खा है राजस्थान, गा है गुजरात, घा है मध्य प्रदेश। तो भैया इसका गा वाला सही होगा, गुजरात में है। मतलब एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास जो है ना वो वास गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों ये गुजरात में है। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन पे। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? घाना राष्ट्रीय उद्यान का है सिक्किम, खा है असम, गा है राजस्थान, घा है उत्तराखंड। राजस्थान में है। घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों ना ये राजस्थान में स्थित है। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखते देखते ये क्या हो गया और आपका ये 50 ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। आज हमने आपको बायोलॉजी के चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक टॉप 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना वो मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा? देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चले अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, चलिए देखते हैं। तो भैया हम आज बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। 50 क्वेश्चन, सोचो जरा 50 क्वेश्चन आज पढ़ा। अब आप लोग कमेंट करके एक चीज बताना कि इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे, ये आप कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना सा चाहिए। और क्या चाहिए जिंदगी के लिए? चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।